हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। इस समय मैं प्रतिदिन आप लोगों से लगभग 3 घंटे 2.5 घंटे समाज कार्य प्रश्नों से चर्चा पर चर्चा करता रहता हूं और आप लोगों से उन प्रश्नों से रूबरू भी करवाता हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल लगभग 2 घंटे कि प्लस में अगर मैं बात करूं, यूजीसी नेट समाज कार्य जुलाई 2018 का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 57 तक के प्रश्नों पर जिक्र किया था। बचे हुए जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने पार्ट 2 में आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। आप जाकर चैनल पर आप प्लेलिस्ट में या वीडियो में जाकर विज़िट कर लीजिए, वो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पार्ट 2 भी। तो आज मैंने यूजीसी नेट समाज कार्य जुलाई 2018 का व्याख्या सहित सभी प्रश्नों पर चर्चा कर लिया है। और ध्यान रखिएगा कि 2004 से जब सोशल वर्क का पेपर स्टार्ट हुआ था 2009 तक के, तो वहाँ पर 2 पार्ट में सोशल वर्क के प्रश्न पूछे जाते थे। एक पार्ट में 50 प्रश्न आते थे और पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव आया करता था। हम लिखने का काम करते थे सोशल वर्क का। लेकिन 2009 से लेकर आपका पैटर्न जो है 2017 तक चला था, और इसमें वो ऐसा पैटर्न था कि प्रश्न 2 आते थे, एक पार्ट 2 आता था और एक पार्ट 3 आता था। पार्ट 2 में 50 प्रश्न आते थे, पार्ट 3 में 75 प्रश्न आते थे। हालांकि कुल टोटल मिला जुला के 125 क्वेश्चंस होते थे और एक साल में 2 बार होते थे। तो यानी आप 125 को ऐड करेंगे तो लगभग 250 प्रश्न होते थे। साल में आपके 250 प्रश्न होते थे। मैंने इन सभी प्रश्नों पर बात कर चुका हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ 2018 के प्रश्नों पत्रों के बारे में। तो 2018 से 2022 तक के ये पैटर्न जो चला है, 100 प्रश्न आते थे। अब यहीं से 2018 से स्टार्ट था और 2018 का जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के बारे में मैंने आप लोगों से, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जुलाई 010 सब्जेक्ट कोड है और 18 यानी 2018 का ये पेपर था और ये पार्ट 2 था, पेपर 2। और इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने अभी आप लोगों से समाज कार्य में जिक्र कर लिया है। ये वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रश्न सोशोलॉजी का है ये, और ये समाजशास्त्र का एक ऐसा पेपर है जो सोशल वर्क में भी आप लोगों से पूछा जाता है। हम अब इन प्रश्नों पर भी जिक्र करना चाहेंगे। जैसा कि पार्ट 1 इस प्रश्न का मैंने अपलोड कर रखा है, पार्ट 2 भी अपलोड है। अच्छा, ये जो पार्ट 1, 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ये पब्लिक वीडियो है, लेकिन 2018 का जो पेपर मैंने सॉल्व करवाया है वो प्राइवेट वीडियोज़ हैं, वो अनलिस्टेड वीडियो है, वो केवल पेड वाले बच्चों को मिलेगी। ठीक है, सोशल वर्क में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो मैं सोशल वर्क का पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर करवाता हूँ, वो चाहे मेडिकल सोशल वर्क का प्रश्न हो या सोशल वर्क का प्रश्न हो या एमपी सेट सोशल वर्क के प्रश्न हो या असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी का पेपर हो, उन प्रश्नों में इन सोशल वर्क से प्रश्न आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये सारे के सारे प्रश्न। आपको मैं बता दूं, यदि आप जुलाई में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जुलाई में आप एमपी सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अभी से ही कमर कस लीजिए, अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए। तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। जब आप सही तरीके से पर डे पढ़ेंगे सोशल वर्क के बारे में, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अन्यथा फिर आपको दिक्कत ही होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूजीसी नेट कई बार दे चुके हैं लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिल पाई है। क्यों नहीं मिल पाई है? क्योंकि वो सही तरीके से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अगर सही तरीके से आप अध्ययन करेंगे समाज कार्य में तो एक बार में भी सफलताएं ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पर डे पढ़ना पड़ेगा। सोशल वर्क के बारे में आपको वही टॉपिक पढ़नी पड़ेगी जो टॉपिक पूछा जाता है सोशल वर्क में, समाज कार्य में। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए अगर, तो उसके लिए पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पब्लिक है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज सोशोलॉजी के लिए। जो ये पेपर है ये एमपी सेट सोशल वर्क में भी आ सकता है और समाज कार्य यूजीसी नेट मार्च में भी आ सकता है। मेडिकल सोशल वर्क में भी ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं।
तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करते हुए किस विचारक ने विखंडन की अवधारणा रखा था? सही जवाब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 101 का, तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा यहाँ पे, दरिदा। दरिदा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करेंगे। जीनियोलॉजी ऑफ पावर पुस्तक किस विचारक ने उत्तर संरचनावादी उपागम का प्रयोग किया है? क्वेश्चन नंबर 102 सही जवाब जाएगा मिशेल फूको, ऑप्शन नंबर आपका 4। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 103। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? 103 का सही जवाब जाएगा पीटर एल बर्जर और थॉमस लैकमैन। आपको बता दूं, जब कभी स्टेट लेवल पर प्रश्न आते हैं वो कुछ इसी तरीके से फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, एमपी सेट के बच्चे ध्यान दें, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी का जो एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने वाला है 12 अप्रैल से सोशोलॉजी का असिस्टेंट में, जहां अलाइड सब्जेक्ट किया गया है सोशल वर्क के लिए, ये स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को खास कर ध्यान दें क्योंकि ये प्रश्न फैक्ट से ही पूछे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104। समाजशास्त्र में कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य समाज के घटक भागों की अंतर निर्भरता पर जोर देता है? 104 नंबर का सवाल। सही जवाब क्या जाएगा? संरचनात्मक प्रकारात्मक, ऑप्शन नंबर 4। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 105 के बारे में। संरचनात्मक प्रकारात्मक चिंतक समाज का वर्णन करता है। 105 का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला, भूमिकाओं और संस्थानों के एक मानक ढांचे के रूप में, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 106 का आपको मैच करना है। सही जवाब इसका क्या जाना चाहिए? अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन भी आपके सामने दिया गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जॉर्ज रिएक्टर है, ये मॉडर्न सोशोलॉजिकल जो थ्योरी है उसने दिया है। और फिर जब जेफरी सी अलेक्जेंडर की बात करें तो इनका जो भूमिका है वो बेसिकली थियोटिकल लॉजिकल इन सोशोलॉजी में आता है। टालकाट पार्सन्स की बात करें तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन आता है। निकलॉस लोहमान की बात करें तो रिक्श सोशोलॉजिकल थ्योरी में आता है। तो अब ये फैक्ट है, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही जवाब जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले का दूसरा है, पहले का दूसरा और फिर उसके बाद दूसरे का चौथा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 2 वाला यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा 106 का। 106 का यहाँ पे देखिए, दूसरे का नहीं, तीसरे का इसने तीसरे का पहला कर दिया ना, तीसरे का पहला कौन सा है? यहाँ पे तीसरा जा रहा है ऑप्शन नंबर, ये तीसरा वाला करेक्ट होगा, यहाँ पर ये सही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में 100। निम्नलिखित में से किसने कहा 9 प्रकारिवाद? देखिए ये सब यूजीसी के सिलेबस में है, एमपी सेट के सिलेबस में है। 107 नंबर का सवाल। सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर? अलेक्जेंडर और कोलैमी जाएगा। 9 प्रकारिवाद एक विकसित सिद्धांत के बजाय प्रवृत्ति है और ये बात अलेक्जेंडर और कोलोनमी का कहा है। ठीक है। इन सभी के कंटेंट एक विद्वान के साथ साथ मैं सभी चीज़ों पर जिक्र करूँगा, मिलेगा आप सबको। ये क्लासेस 11 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, 80 सीटों पे जो अलाइड सब्जेक्ट को सोशल वर्क रखते हुए निकाली गई है वैकेंसी, इसकी फ़ीस 5000 रखी गई है। अगर आप अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर देंगे तो अच्छी बात है। पूरा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगा, एवरीडे क्लासेस लूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में भी आप लोगों से चर्चा करूँगा मैं। और अगर एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं इस क्लास के लिए तो आप 4000 पेमेंट करके आप व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर अभी से आप लोग को प्रश्नों से रूबरू और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। और लाइव क्लासेस जो डेली होती है उन क्लासेस में भी बैठने का मौका मिलेगा आप लोगों को, ताकि आप देखे रहिए प्रश्न का पैटर्न क्या कहता है। प्रश्न क्या, जब डेली आप पढ़ेंगे तब वो प्रश्न याद रहेंगे, तब उस फैक्ट को आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि फैक्ट ही बहुत पूछे जाते हैं। और फैक्ट याद तब होते हैं जब हम डेली उन प्रश्नों के बारे में सुनते हैं, जब हम उसके बारे में डेली देखते हैं, तब याद होते हैं, ऐसे नहीं याद हो जाते हैं। और यदि आप एमपी सेट की बात कर रहे हैं या यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं, दोनों का सिलेबस एक ही है, इसलिए फीस भी एक ही रखी गई है। 3500 रुपये एक बार में पेमेंट है और 4000 करके आप 2-2000 करके आप जमा कर सकते हैं। 4000 की फ़ीस है वो, तो 2 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2000 रुपये पेमेंट करके आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करके डेली आप इसके नोट्स पढ़िए थोड़े बहुत, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और बाकी तो आप सबकी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है वो 11 मार्च से कंटिन्यू हो जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में। जेफरी अलेक्जेंडर के द्वारा 9 प्रकारिवाद की प्रचलित प्रवृत्ति कौन सी है? बहुत ही अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 108।
क्या जवाब इसका देना आप उचित समझेंगे? क्वेश्चन नंबर 108 का सही जवाब जो होना चाहिए इसका, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बहुआयामी होना चाहिए, और अगर हम बात करें तो वामपंथी झुकाव भी होना चाहिए, प्रजातांत्रिक विश्लेषण भी होना चाहिए। यहाँ पे संघर्ष नज़रअंदाजी ये संकेत नहीं है जेफरी अलेक्जेंडर का। तो 108 का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जाएगा यहाँ पर करेक्ट। 109 का सवाल देखिए, कोज़ा ये सारे विद्वान सोशल वर्क यूजीसी में भी आते हैं, एमपी सेट में भी आते हैं, ध्यान रखेंगे। 109 का सही जवाब क्या होना चाहिए? कोज़र का नाम द्वंद्वात्मक समाजशास्त्र, संघर्ष प्रकारवाद में, ठीक है। हेरो ध्यान रखिएगा, जो है होरो विट्स ना, विट्स, तो इसका नाम जहाँ जाएगा आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। करेक्ट जवाब नवीन अमोल्चू। अगर हम बात करते हैं डेरेनडॉर्फ के बारे में, मैंने कई बार बता चुका हूँ राल्फ डेरेनडॉर्फ के बारे में। सही जवाब यहाँ पर किन को रिप्रेजेंट करेगा? सही जवाब द्वंद्वात्मक समाजशास्त्र को। और हेबरमास क्या नाम आएगा? फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये रिप्रेजेंट होगा। तो 109 का जो जवाब जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। फैक्ट हैं ये सारे। 110 निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? 110 का सही जवाब जो जाएगा संघर्ष से विनाश होता है, ये बेसिकली उसकी व्याख्या नहीं है। 111 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शास्त्रीय संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? 111 सही जवाब कार्ल मार्क्स। किसके स्वयं को एक संरचनात्मक मार्क्सवादी के बजाय वैज्ञानिक मार्क्सवादी कहा गया है? 112 सही जवाब लुई अल्थ्यूरजर। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से कौन सा हैबरमास के बारे में सच नहीं है? क्वेश्चन नंबर 113 सही जवाब शिकागो स्कूल का विचार, ये सही नहीं है हैबरमास का। बाकी 9 मार्क्सवादी हैं और फ्रैंकफर्ट स्कूल भी है, समाजशास्त्र के आलोचनात्मक संप्रदाय के बारे में भी बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 113 का। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। 114 में आपसे बात कहा जा रहा है कि किसके घटनावादी सिद्धांत के विकास की भूमिका निभाई गई है? 114 नंबर का सवाल है। सही जवाब यहाँ पे जो जाने वाला है, एक तो अल्फ्रेड शुर्च का नाम आता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। 114 में इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे सामने। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक आता है एल्डमंड हेल्सर का नाम, तो ये एक घटनावादी सिद्धांत का इन लोगों ने विचारधारक हैं। बाकी जुर्गेन का नाम नहीं आएगा और हैरोल्ड का भी नाम नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और डी वाला सही चला जाएगा, यानी 3rd वाला। अब ये फैक्ट आप लोग देख रहे हैं कैसे याद होंगे, तो एमपी सेट, ये एमपी पीएससी का ही सवाल है आपके सामने, एमपी सेट का ही, ये सोशोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर का सवाल है। इतने सारे विद्वान के नाम है, फैक्ट हैं, और यही फैक्ट याद तब होगा जब डेली आप इन प्रश्नों से रूबरू होंगे, और ये तब हो सकते हैं जब आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, है ना। और जैसे कोई प्रश्न आता है अपने सोशल वर्क का, जब मैं पेपर करवाता हूँ तो आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं तुरंत उन विद्वानों के बारे में आप लोगों से जिक्र करना शुरू कर देता हूँ कि ये विद्वान ने कहा, ये विद्वान ने ये कहा है। इससे क्या होता है, आपको वो चीज़ें बार बार जब सुनते हैं तो वो रिपीट होता है और याद भी होता है आप लोगों को। और याद होने का यही एक तरीका है, फैक्ट रट्टा मारा नहीं जाता है, बार बार सुनने से होता है, बार बार बोलने से होता है वो चीज़ें, है ना। ऐसे ही एग्ज़ाम में आप क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 का सही बात अगर हम करें, किसने कहा कि शब्द सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं, सामाजिक रूप से ही समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं? तो सही जवाब इसका क्या जाना चाहिए? आपका बर्जर्स जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किसने पहली बार शब्द जो है इथनोमेथोलॉजी शब्द का उपयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 116 है। अच्छा सवाल ये भी है। सही जवाब जो जाएगा यहाँ पर गार फिंकल्स जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में कि फ्रेम एनालिसिस अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन नंबर 117 का सही जवाब जो जाएगा एरविन गॉफमैन जाएगा। बात करेंगे निम्नलिखित में से मेथोडोलॉजी का प्रमुख तत्व कौन से हैं इसमें 118 वाले में? ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक तो आत्मवाचक क्रिया और अंतःक्रिया है, दूसरा मैं कहूँगा संदर्भिकता का अर्थ भी है, बाकी यहाँ पे अनभिज्ञता नहीं है, तटस्थता नहीं है। सही आपको उत्तर चुनना है तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला वाला ही करेक्ट चला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 119 है, आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता है, और यह विचार किस विद्वान के द्वारा यह विचार जो है किस अवधारणा के द्वारा लाई गई है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा समाजवादी नारीवाद, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट सवाल में कि बेकर और सरंताकॉस के अकॉर्डिंग निम्न में से सामाजिक अनुसंधान का कौन सा सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है। 120 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब जो जाएगा सामाजिक समस्याओं का समाधान। क्वेश्चन नंबर 121, वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसके समाधान की एक सिफारिश प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है। 121 सही जवाब जो जाने वाला है वह एकल अध्ययन पद्धति में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 122, मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि वांछनीय है, तो यह विचार किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। सही जवाब जो जाएगा वो गुल्ड नर के बारे में जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 के बारे में, किसके अनुसार एक सैद्धांतिक प्रतिरूप मूल सिद्धांत के माध्यम से निर्मित घटनाओं के समूह को अवधारणीकरण है, जहां अंतिम उद्देश्य शब्द प्रस्थापनाओं और संबंधों की स्थापना है, जो यदि पुष्ट हो जाए तो वह सिद्धांत बन जाए। बिल्कुल सही बात है। सही जवाब यहाँ पे मार्टन का नाम आता है, ये आर के मार्टन। बात करते हैं 124, किसने निम्न में से कौन सी विचार पद्धति व्याख्यात्मक रूप निर्देशन का उदाहरण नहीं देता है। 124 में सही बात करूं तो मार्क्सवाद विचार पद्धति व्याख्यात्मक रूप निर्देशन का उदाहरण देता ही नहीं, ना तो एग्जाम्पल देता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। 125 में सिद्धांत विकास का चरण बता दीजिए। 125 का सही जवाब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ प्रस्थापनाएं देना, प्रस्थापनाओं के बीच संबंध का अनुभव का परीक्षण करना, प्रस्थापनाओं के बीच जो है संबंध का स्वरूप वर्णन करना, ये देखो क्रम चल रहा है 1 2 3, और संबंध के स्वरूप की व्याख्या करना। सही 1 ABCD जो ऑप्शन दे रखा पहला वाला यही करेक्ट जवाब है। सिद्धांत विकास का चरण, जब कोई सिद्धांत बनता है ना तो कुछ इसी तरीके से बनाए जाते हैं, इसी तरीके से सिद्धांत बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, किसी घटना के कारणों और क्यों कारण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैं सोशल वर्क में पढ़ा चुका हूँ। किसी घटना के कारणों और क्यों कारण से संबंधित होता है, बताइए वो कौन सा रिसर्च हो सकता है। 126 का व्याख्यात्मक होता है, यहाँ पे जो एक्सप्लानेटरी रिसर्च है ये होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 में, जिकमेंट के अकॉर्डिंग अन्वेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या नहीं है। 127 में तो सही जवाब जाएगा स्थिति का निदान करना नहीं है, बाकी सारी प्रक्रियाएं संचालित हैं। क्वेश्चन नंबर 128, कुछ अवलोकित प्रघटनाओं को स्पष्ट संबंधों की व्याख्या करता है, आंतरिक प्रस्थापनाओं का सुसंगत पूज्य है या सुसंगत पुंज है। तो 28 का या किस चीज़ को बताता है, क्या सिद्धांत, प्रकल्पना, प्रस्थापना या चर, है ना। तो मैं अगर 128 की बात करूँगा तो आप लोगों से बताऊँगा कि ये थ्योरीज है, यानी आप लोगों का सिद्धांत है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही है। प्रकल्पना का निर्माण का मानदंड क्या, देखो मैंने हाइपोथेसिस के बारे में आप लोगों को पढ़ा रखा भी, आप लोग इसको आसानी से भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा प्रकल्पना अनुभव और परीक्षण होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रकल्पना का कथन विरोधाभासी नहीं होने चाहिए, और ये भी बात सही है आप लोगों के लिए भाई। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ 129 में तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट जाएगा। फिर अस्पष्ट और गैर विशिष्ट होनी चाहिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए। अस्पष्ट होगा परिकल्पना तो कैसे बनेगी, ये तो गलत है। जिन चरों के बीच संबंध स्थापित होना चाहिए और विशेष उल्लेख भी किया जाना चाहिए, मतलब ठीक है। तो सही बात है आपका, यहाँ पर A और B और D ऑप्शन देखिए, A और B थर्ड में है कि प्रकल्पना के संबंध में था, और मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी है। एक शून्य प्रकल्पना हमें बताती है, बताइए जो दो चर, मैंने 130 के बारे में जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर मैंने आपको बता भी चुका हूँ, एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। क्या एक दूसरे के सतर्क रूप में संबंधित होते हैं, एक दूसरे के साथ आंशिक रूप से होते हैं, फिर दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 130 वाले का ऑप्शन नंबर 2, एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। तो शून्य प्रकल्पना बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रकल्पना के परीक्षण के में जो प्रकल्पना के परीक्षण के लिए प्रकल्पना निगमन विधि का उल्लेखित किया गया। तो निगमन विधि, ये बात किस विद्वान ने कहा भाई, निगमन विधि में, है ना। क्वेश्चन नंबर 131 किस विद्वान के द्वारा कहा गया है, तो आप ध्यान रखिए ना, सिंगलटन और स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 131 का 132 नंबर का सवाल, डैश वह घटक है जिसके आधार पर हम समिष्ट में से प्रतिदर्श लेते हैं।
आप बता सकते हैं। मैंने आपको ये प्रश्न करवाया भी है 132 में। तो प्रतिदर्श जो होगा वो विशेषक होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्न में से कौन सी एक दैव प्रतिदर्श का चयन की प्रविधि नहीं होती है। देखो मैंने इन सभी के बारे में आप लोगों से जिक्र कर चुका हूँ 133 नंबर के सवाल पर। जो स्नोबॉल है ये तो नॉन प्रोबेबिलिटी है, बाकी तो ये तो प्रोबेबिलिटी में आते हैं ना, और इसने पूछा नहीं है प्रोबेबिलिटी का, तो ये तो नॉन प्रोबेबिलिटी का, इसलिए 4 वाला सही हो जाएगा। 134, निम्न में से कौन सा गैर संभावना प्रतिदर्श का स्वरूप नहीं है। अब देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी का कौन सा नहीं है 134 में, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो समूह वाला है, क्लस्टर वाला है, ये आपका प्रोबेबिलिटी में है। बाकी क्लस्टर और वो जो जाए कन्वेंशन हो जाए, कोटा हो जाए, और फिर उसके बाद स्वदेश्य हो जाए, है ना, सुविधाजनक हो जाए, ये सब किसके हैं, ये नॉन प्रोबेबिलिटी के तो ही हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, यह किसने कहा कि विज्ञान का समारंभ अवलोकन से होता है और उसे अंतिम प्रामाणिकता की जांच के लिए अनंत अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। 135 का सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुडेनहार्ट का जाएगा। गुडेनहार्ट मैंने आपको ये बताया भी था कि जो समग्र निदर्शन है उसी का एक लघुत्तर भाग भी होता है निदर्शन में, तो ये परिभाषा भी उसी का है। तो याद रखेंगे 135 का बी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 लेंगे, अवलोकन की विशेषता बताना। बहुत इजी सवाल है। अब देखो ये सारे फैक्ट हैं, हमें पता होगा तभी हम इस प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बताऊंगा कि ये तो अनुभवजन्य अध्ययन नहीं है, वैज्ञानिक है, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष है, फिर निष्पक्षता है ना। तो 136 का सही जवाब कौन सा जाएगा, बी सी डी। ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड वाले में दिया गया है, यहाँ पे ये वाला सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली है जिसमें कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। अच्छा बताइए जरा, यहाँ पे जो है तथ्य आकलन है या तथ्य संकलन की बात हो रही है, और उसमें कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग होता है, तो वो स्वतंत्र रूप से होता है, तो वह क्या बन सकता है, वह अवलोकन होता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 138, साक्षात्कार को किसने उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप कहा था 138 में। तो सही जवाब हो जाएगा विघम एवं मुर्रे ने कहा था। बात करेंगे ब्लैक एवं चैंपियन के द्वारा साक्षात्कारता तथा उत्तरदाता के बीच संबंध होते हैं 139 है ना। इसका सही जवाब जो जाएगा अस्थायी होता है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा अभी देखिए ब्लैक एंड चैंपियन का साथ संवाद इसमें कूट दिया गया है भाई, पहला तो सही हो जाएगा, अस्थायी तो नहीं होता भाई, इसलिए मैंने अस्थायी को लगा दिया। सहभागी परिचित ये भी नहीं होता है, जिसमें सहभागी अजनबी ये आपका होता है। देखिए 139 में अगर हम बात करें तो ब्लैक चैंपियन के अकॉर्डिंग साक्षात्कारता और उत्तरदाता के बीच का संबंध कैसा हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, और जिसमें सहभागी अजनबी भी हो सकता है, इसलिए पहला और डी लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन से दिया गया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला ही। तो 139 का पहला ही करेक्ट चला जाएगा। 140 आ गया आपके सामने, सामाजिक वैज्ञानिकों ने औपचारिक नियंत्रण और निर्देशित साक्षात्कार शब्दावली का प्रयोग किया है। तो किस में प्रयोग किया गया है मैं आप सबको बताऊंगा, संचरित साक्षात्कार में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। साक्षात्कार अनुसूची में डैश प्रश्न वह होता है जिसके उत्तर 2 या अधिक श्रेणियों में होता है, फिर भी श्रेणियों का कोटि क्रम नहीं होता है। तो बताइए 141 का सही जवाब क्या हो सकता है, नाभिक नॉमिनल होता है ये। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी ना क्रम देता है, अंतराल भी क्रम आता है ना, फिल्टर में भी आता है, ऑर्डिनल में आता है। 142 देख लीजिए एक बार, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों में शोधकर्ता प्रश्नावली का निर्माण करते समय बचना चाहिए। अच्छा सवाल आपके सामने है। मैं आप सबसे कहूँगा कि एक तो संदिग्ध या संदिग्धार्थ प्रश्न होना चाहिए, अमूर्त प्रश्न और संवेदनशील प्रश्न। ठीक है, तो जो है अस्पष्ट और असंदिग्ध, यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ए सही है आपका यहाँ पर, बी भी सही है आपका यहाँ पर। संवेदनशील प्रश्न होने चाहिए 142 में। क्या संवेदनशील प्रश्न होने चाहिए, क्या संवेदनशील होने चाहिए? अगर मैं 142 की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल होने चाहिए, बल्कि अस्पष्ट और असंदिग्ध नहीं होने चाहिए, ये वाला आपका गलत है। बाकी ए बी सी लगा दीजिए, थर्ड में देखो दिया हुआ, ये करेक्ट हो जाएगा 142 का। 143 में गार्डनर के अकॉर्डिंग विषय वस्तु विश्लेषण की विशेषता बता दीजिए, गार्डनर के अकॉर्डिंग, है ना। 143 का सही जवाब क्या चला जाएगा यहाँ पर कि एक व्यवस्थित है और एक सामान्यता और एक परिमाणक।
तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका BCD ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ व्यक्ति परकता पर बात नहीं किया है, क्योंकि विषय वस्तु विश्लेषण की बात हो रही तो विषय वस्तु में व्यक्ति परकता नहीं आता है 143 में, है ना। तो यहाँ पे 3 वाला सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 144 है। अवधारणात्मक शब्दों के समूह में एकत्रित किए गए शब्दों का विश्लेषण होता है जो अनुसंधान प्रकल्पना के चरों को बताते हुए कहलाता है। तो यह सही जवाब हो जाएगा अवधारणात्मक विश्लेषण, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सराहनता कौश के अकॉर्डिंग वर्णात्मक और संवर्गीय और गहनता का विश्लेषण रूप होता है। और बात ध्यान रखिएगा कि संरक्ता कौश के अकॉर्डिंग की बात हो रही है, तो सही जवाब जो जाएगा संदर्भगत विश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 146 में निम्नलिखित में से विषय वस्तु विश्लेषण के लिए कौन सा एक आधार सामग्री का स्रोत नहीं है। 146 सही जवाब हो जाएगा क्षेत्र सर्वेक्षण। आर.ए. रेडक्लिफ ब्राउन निम्नलिखित में से संबंध क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क से संबंधित किया गया है, तो इसमें कौन सी जाति है जो उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो 147 में सही बात अगर मैं करूं, अंडमान द्वीप समूह वासियों पर बात किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने। मैंने आप लोगों से पहले भी पढ़ा रखा है इसके बारे में। बर्जर के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग लाने का कारण क्या हो सकता है 148 में। तो सही जवाब क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, एक तो प्रकल्पना का निर्माण होता है, फिर एक तो अवधारणा बनाई जाती है, साक्ष्य के श्रृंखला नहीं होना, मतलब श्रृंखला बनाना ये नहीं होता है, और चरों को परिभाषित करना होता है। तो ABD ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 148 का सही जवाब 3 वाला सही माना जाएगा। आगे बात करते हैं 149 के बारे में। देखिए बेरिंसन के अकॉर्डिंग किस अनुसंधान तकनीकी से संप्रेषण जो है अभिव्यक्ति सामग्री की वस्तु परक मात्रात्मक और व्यवस्थित वर्णन के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो सही जवाब इसका जो होगा वो विषय वस्तु विश्लेषण होता है, 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 सहभागी अवलोकन तथा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्ति के प्रत्यक्ष अध्ययन को क्या कहा जा सकता है। सही जवाब जो जाएगा नृजाति वर्णन जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सोशोलॉजी MPPSC का प्रश्न था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न था, पहले MPPSC में पूछा जा चुका था सोशोलॉजी में। तो ये प्रश्न आप लोगों को मैं बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी में आप लोगों से ये प्रश्न आ सकता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी की अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस 5000 रखी गई है, 2 किस्तों में। आप 2500 रुपये जमा करके आप क्लास को ऑनलाइन ले सकते हैं, जहां आप लोगों को इन विद्वानों के बारे में पर डे पढ़ने को मिलेगा, पूरा फैक्ट आपको दिया जाएगा। और एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं तो 4000 में पेमेंट करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये बच्चे वही एडमिशन ले सकते हैं जिनका UGC नेट क्रैक हो या जिनका MP सेट क्रैक किया हुआ हो, वही बच्चे ये क्लास परचेज करें, बाकी बच्चे ना करें। और MP सेट की अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, UGC नेट की अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो 4000 रुपये फीस है। किस्तों में आप 2000 करके जमा कर सकते हैं। एक साथ 3500 रुपये जमा करके आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तभी आप UGC नेट और MP सेट क्रैक कर सकते हैं। MP सेट का तो एग्ज़ाम भी डेट निर्धारित कर दी गई है, 4 जून को पेपर है, इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। फैक्ट पर क्वेश्चनों को देखो, डेली जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिस पे जो व्याख्या कर रहा हूँ, जैसे अभी मैंने 2018 के बारे में बताया, मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, पूरा व्याख्या सहित है वो प्रश्नों। उन प्रश्नों को आप सभी लोग देखो, उससे फैक्ट बनाओ, कॉपी पर नोट्स बनाओ। जब आप डेली पढ़ेंगे तब वो चीज़ें याद रहेंगी आप सबको, है ना। तो पर डे 2 से 2.5 घंटे आप पढ़ा करें सोशल वर्क के बारे में, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए इसके बारे में, एम्स के बारे में, या आपको UGC नेट के बारे में, या MP सेट के बारे में, या असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी के बारे में, तो आप मुझसे संपर्क करिए। 8506031308 पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप करके आप पूरी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बातचीत करेंगे। आज शाम को हम लोग दिसंबर 2018 के प्रश्न पत्रों पर व्याख्या सहित हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर 2018 में। वो भी क्लासेस अनलिस्टेड रहेगी, प्राइवेट वीडियो रहेगी, जो पेड वाले बच्चे हैं उन्हीं को दिया जाएगा दिसंबर 2018 का पूरा डिटेल की जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही।